CS ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग। जो बच्चे BCA में हैं या BTech फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनको सी पढ़ाया जाता है। BCA में क्या है कि कुछ बच्चे बायो बैकग्राउंड से भी आते हैं, कुछ आर्ट्स बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो जिन्हें प्रोग्रामिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है। तो मैं यहाँ पे सी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ ताकि सबको आसानी से समझ में आए। इसके साथ और भी क्लासेस गोइंग ऑन है। BCA फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस भी गोइंग ऑन है। तो अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। पहले देखते हैं सी का इंट्रोडक्शन। सी जो है, सी AT&T एक बेल लेबोरेटरी है अमेरिका में, USA में। इसमें बनाया गया था सी 1972 में, जो कि एक साइंटिस्ट थे डेनिस रिची, जिन्होंने सी बनाया था। अपने टाइम का सी सबसे पॉपुलर और सिंपल लैंग्वेज माना जाता था। अभी भी इसके आगे कई सारे लैंग्वेजेस आए हैं, इससे एडवांस लैंग्वेज आ चुके हैं, लेकिन सी को अभी भी पढ़ाया जाता है। इसकी सिंप्लिसिटी और प्रोग्रामिंग की बेसिक जो है, बेस है, उसको मजबूत करने के लिए, उसको जानने के लिए हम सी अभी भी पढ़ते हैं। अब जैसे लैंग्वेजेस हैं, C++ हो गया, C# हो गया, जावा हो गया, ये सारे लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब बात ये आती है कि जब इतने एडवांस लैंग्वेजेस हैं जो बहुत से अच्छे, कई सारे अच्छे फीचर्स देते हैं, तो हमें फिर पीछे का जो सी इससे काफ़ी पुराना है, सी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो जब बात ये आती है कि सी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पे ये है कि सी हमें जो बेसिक स्किल है प्रोग्रामिंग की, उसको डेवलप करने के लिए हमें सी पढ़ना ज़रूरी होता है। हम चाहे तो डायरेक्ट C++ भी पढ़ सकते हैं, C# पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपनी बेस मजबूत करना है हमें अपना, तो इसके लिए हमें सी पढ़ना होगा। अपनी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी करनी है तो इसलिए हमें पहले सी सीखना चाहिए। और भी कई सारे पॉइंट हैं कि जो हम अभी जानेंगे कि जिसलिए हम सी सीखना हमें ज़रूरी है या हमें सीखना चाहिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जितने यूनिक्स है, लिनक्स है, विंडोज़ है, ये इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, इन सब के मेजर पार्ट्स जितने भी हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी मेजर पार्ट्स डेवलपमेंट होता है वो सी में ही डेवलप किए जाते हैं। और जैसे हम कोई डिवाइस चला रहे हैं, हम प्रिंटर ले आए, मान लीजिए प्रिंटर ले आए हैं, प्रिंटर को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जब कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है। जब हम कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम से, तो उस सिस्टम में ड्राइवर को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि वो जो डिवाइस हम कनेक्ट किए हैं वो सिस्टम से अटैचमेंट हो जाए और काम करने लगे। तो जो ड्राइवर बनता है, ड्राइवर का जो डेवलपमेंट होता है, वो भी हमारी सी प्रोग्रामिंग में ही की जाती है। अब बात आती है कंज्यूमर ड्यूरेबल की। तो जैसे कई सारे डिवाइसेस हैं इसमें, ये माइक्रोवेव हो गया, आपका ये वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए एक लिमिटेड मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है और साथ में एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी रहती है। इनकी फंक्शनैलिटी बहुत ही लिमिटेड रहती है। ये सारा काम करने के लिए एक माइक्रो प्रोसेसर इनमें इनबिल्ड रहता है, एम्बेडेड रहता है माइक्रो प्रोसेसर, जो क्या करता है, इसमें प्रोग्रामिंग की रहती है। एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम इनके लिए बना रहता है और इसमें इनकी प्रोग्रामिंग की रहती है। ये सारी प्रोग्रामिंग जो है सी लैंग्वेज में ही की जाती है। हमें लिमिटेड मेमोरी में और कम समय में हमें तुरंत जो है कि रिएक्ट करके, तुरंत रिएक्शन देके अपना काम कर सकें। और भी कारण है सी सीखने के। अब गेमिंग आ जाता है। गेमिंग की जब बात करते हैं, गेमिंग से हम सभी अच्छे से परिचित हैं कि गेमिंग क्या होता है। तो गेमिंग में क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उन ऑब्जेक्ट से हमें क्या करना होता है, इंटरेक्ट करना होता है। ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन होता है। ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? अगर ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो जैसे इसमें होता है गन हो गया, और उसके बाद स्पेस हो गया, स्पेसशिप हो गया। तरीके के ऑब्जेक्ट, अलग अलग गेम में अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। उन ऑब्जेक्ट से हमें इंटरेक्ट करना होता है, वो भी बहुत लिमिटेड, तुरंत रिएक्शन हमें चाहिए होता है। हम रियल टाइम में बात करते हैं, रियल टाइम में इंटरेक्ट करते हैं उन ऑब्जेक्ट से। तो उन ऑब्जेक्ट से जो इंटरेक्शन होता है, उनकी जो कम से लिमिटेड टाइम रहता है कि तुरंत ही हमें जो रिएक्शन मिलता है ऑब्जेक्ट से, हम तुरंत उनको कंट्रोल कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को।
तो उनकी भी प्रोग्रामिंग है, उनकी प्रोग्रामिंग सी में ही की जाती है। इसके अलावा यूजर के इनपुट, मान लीजिए यूजर है, जो यूजर इनपुट दे रहा है उस इनपुट से तुरंत मैच करने के लिए उस इनपुट से हमें ऑब्जेक्ट की स्पीड को मैच करना है, तो उसके लिए क्या है, उसमें भी सी की हेल्प ली जाती है। इसके अलावा जो पॉपुलर गेमिंग फ्रेमवर्क हैं, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट एक्स है, ये किस पे बेस्ड हैं, ये सारे जो हैं सी पे बेस्ड हैं आपके। मुझे लगता है कि इतने कई सारे जो रीजन मैंने बताया, इतना जानना काफ़ी है कि हमें सी पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, इस टाइम में भी क्यों हम सी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सी की स्टार्टिंग की। जब तो जैसे हम इंग्लिश में होता है, पहले अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है। सी भी एक लैंग्वेज ही है। सी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि सिस्टम के समझने के लिए है। इंग्लिश लैंग्वेज हम समझते हैं, तो इसी तरीके से इंग्लिश में हम कैसे बना रहे हैं, पहले अल्फ़ाबेट हो गया, वर्ड हो गया, फिर उससे मिलकर सेंटेंस बना, फिर सेंटेंस से मिलकर पैराग्राफ बन गया। अब सी में क्या क्या होता है, उसी तरह सी में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, स्पेशल सिंबल होते हैं। इनसे मिलके कॉन्स्टेंट बनते हैं, वेरिएबल्स बनते हैं, कीवर्ड्स बनते हैं, इनसे मिलकर इंस्ट्रक्शंस बनते हैं, और इन सबसे मिलके प्रोग्राम बनते हैं हमारे। अब इन चीज़ों को हम बारी बारी से समझेंगे क्या क्या है इसमें। अब अल्फ़ाबेट की बात करते हैं, तो अल्फ़ाबेट में हमारा ABCD XYZ, ये हमारे सारे अल्फ़ाबेट हो गए। स्मॉल लेटर, कैपिटल और स्मॉल दोनों आ गए इसमें, ये अल्फ़ाबेट्स हो गए हमारे। और डिजिट्स की बात करें तो 0 to 9, हमें पता ही है कि डिजिट्स जो हैं 0 to 9 हो गए। स्पेशल सिंबल की बात करें, स्पेशल सिंबल हाइफेन हो गया, हैज़ हो गया, @ हो गया, ब्रैकेट हो गया, ये सारे स्पेशल सिंबल में आएंगे। इनका यूज हम कर रहे हैं सी में। अब देखते हैं कि इनका यूज क्या है, कैसे हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग में। अब बात आती है कांस्टेंट की। सी में कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं इसमें, प्राइमरी कांस्टेंट होता है, सेकेंडरी कांस्टेंट होता है। अब प्राइमरी कांस्टेंट में इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, बारी बारी से डिस्कस करेंगे इन तीनों को क्या होते हैं। सेकेंडरी कांस्टेंट जो है अभी के लिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, ये जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें सी में ही आगे पढ़ा जाएगा कि एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनमरेशन, ये सारे क्या क्या होते हैं, इनको आगे पढ़ा जाएगा। अभी के लिए फिलहाल हम इन्हें यहीं छोड़ देते हैं। अब बात करेंगे प्राइमरी कांस्टेंट में जो है इंटीजर, रियल और कैरेक्टर कांस्टेंट्स की। अब कुछ रूल्स होते हैं कि इसमें हमें कांस्टेंट बनाना होगा, तो उसको क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं सी में, बेसिक में। तो क्या हुआ, पहला रूल दिया हुआ है कम से कम एक डिजिट होना चाहिए, पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल ये है कि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट कोई भी नहीं होना चाहिए। हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए जब बात करेंगे। ये 0 हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। अगर डिफ़ॉल्ट साइन नहीं, अगर साइन कोई नहीं दिया गया है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो हम इसे डिफ़ॉल्ट क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, नंबर को पॉजिटिव मान लेंगे। कॉमास नहीं अलाउ हैं, और ब्लैंक्स ये दोनों अलाउड नहीं हैं। कांस्टेंट बनाने के लिए कॉमास और ब्लैंक जो है अलाउ नहीं है। इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज देखिए दिया हुआ है -2147483648 प्लस 2147483647। अगर बात करें इनकी रेंज की तो ये बेसिकली डिपेंड करते हैं कंपाइलर के ऊपर। जैसे कंपाइलर हो गए, विजुअल स्टूडियो हो गए, विजुअल स्टूडियो हो गया, और GCC के जो कंपाइलर हो गए, उनमें जो इनकी रेंज है ये वाली रेंज है। विजुअल स्टूडियो, GCC कंपाइलर्स में इंटीजर की रेंज ये दी हुई है कि इतने के बीच में हम इंटीजर का यूज कर सकते हैं। और टर्बो सी हो गया, टर्बो C++ हो गया जो कंपाइलर है, इसमें इंटीजर की रेंज हमारी ये हमारी रेंज है -32768 से +32767। ये हमारे टर्बो C और C++ के कंपाइलर में दिए हुए रेंज। तो अगर हम रेंज की बात करें तो ये डिपेंड करता है कंपाइलर के ऊपर, ये टोटली जो है कंपाइलर डिपेंडेंट है कि हम कौन सा कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। उसमें पहले से इनबिल्ड रहता है कि कंपाइलर का इंटीजर का रेंज ये होगा। अब बात करें एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें इंटीजर क्रिएट करना है, इंटीजर कांस्टेंट क्रिएट करना है,
तो उसके एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 5, 75, -3, -1, ये सारे क्या हो गए एग्जाम्पल हो गए हमारे इंटीजर कांस्टेंट के। अब इसमें हमें सारे रूल फॉलो करना है। क्या होगा कि इसमें एक एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए, पहला जो दिया हुआ है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया इसमें किसी में डेसिमल पॉइंट नहीं है। ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर साइन नहीं दिया गया किसी का तो हम डिफ़ॉल्ट क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, पॉजिटिव इंटीजर होगा ये। इसमें कोई कॉमा और ब्लैक अलाउ नहीं है। जैसे ये अलग अलग कांस्टेंट हो गया, एक इंटीजर कांस्टेंट ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अगर मान लीजिए जैसे हम बनाना चाहें 2, बीच में कॉमा देके 3, अगर हम इसे माने कि एक कांस्टेंट है ये, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि कॉमा अलाउ नहीं है बीच में। और मान लीजिए कि ब्लैंक कर रहे हैं, जैसे 2 फिर बीच में स्पेस छोड़ दिए और 3 कर दिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ये भी अलाउड नहीं है, इंटीजर कांस्टेंट बनाने के लिए ये भी अलाउड नहीं है। सीधा हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर हमें लिखना है 23 तो 23 लिखेंगे, यही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिर रियल कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होता है। ये दोनों एक ही है, रियल कांस्टेंट बोलते हैं इसको और उसको फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोला जाता है। बात करेंगे जब रियल कांस्टेंट की, तो ये 2 तरीके के होते हैं, 2 फॉर्म्स में लिखे जा सकते हैं। पहला होगा फ्रैक्शनल फॉर्म और दूसरा होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बारी बारी से देखते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म कौन सा होगा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सा होगा। 0.0000342 मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो ये जो हमारा फॉर्म हो गया, ये हमारा हो गया फ्रैक्शनल फॉर्म। और इसको अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हुआ तो हम क्या करेंगे, 3.42 इंटू 10⁻⁻⁴। हमें पता है कि हम डेसिमल जो है इस प्लेस से ला के यहाँ पे ला रहे हैं, तो 10 के पावर में उतने ही माइनस में कर देंगे। हम 4 प्लेस इधर ले आए हैं, खिसका के डेसिमल को यहाँ से यहाँ ले आए हैं, यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 के पावर में उतना ही हम माइनस कर देंगे। ये हमारा हो गया फ्रैक्शनल फॉर्म। और अगर सिस्टम में बात करें इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो सिस्टम में हम इसे लिख देंगे 3.42 e-4। e-4 का मतलब हो गया यहाँ पे 10⁻⁻⁴। इसको कैपिटल ई या फिर स्मॉल ई दोनों से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका रूल क्या है, इसमें भी कम से कम 1 डिजिट होना चाहिए, नेसेसरी है। इसमें क्या नेसेसरी एक और है कि डेसिमल पॉइंट जरूरी है। हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि डेसिमल पॉइंट होना ही होना चाहिए। ये भी क्या हो सकता है, हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिफ़ॉल्ट साइन पॉजिटिव होगा, जैसे पीछे हमने देखा था इंटीजर कांस्टेंट में, इसमें भी अगर डिफ़ॉल्ट साइन नहीं दिया हुआ तो हम इसको क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें साइन नहीं दिया है तो इसको हम क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे। कॉमा और ब्लैंक इसमें भी अलाउ नहीं है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 0.24 ये हो गया हमारा, 0.74 हो गया, 6.72, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए हमारे रियल कांस्टेंट की या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स के हो गए एग्जाम्पल। अब मान लीजिए दे दिया 6.2, अगर इसको हम बात करें कि ये हमारा रियल कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, तो ये हमारा रियल कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट होना जरूरी है। अगर हमें इसको फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है, रियल कांस्टेंट में रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 62.0, ये हमारा इसमें आ जाएगा, रियल कांस्टेंट में आ सकता है। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं 7.5, -3.5, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। ये रूल को हमें बस रूल्स को ध्यान में रखना है, इनको ध्यान में रखते हुए हम कांस्टेंट को, रियल कांस्टेंट को क्रिएट कर सकते हैं। आगे कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, इसका क्या रूल है क्रिएट करने का। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या हो सकता है हमारा, सिंगल अल्फ़ाबेट हो सकता है, सिंगल डिजिट हो सकता है, या सिंगल स्पेशल सिंबल हो सकता है। और इसको क्या कर देंगे हम कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बीच में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखेंगे। लेकिन इसका और एक हमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है, जो हम कॉमा लिखेंगे दोनों कॉमा हमारा क्या होगा, लेफ्ट वाला होगा, इस तरीके से रहना चाहिए, लेफ्ट साइड इंडिकेट करना चाहिए हमारा कॉमा। अब मान लीजिए हमें क्रिएट करना है कि एक कैरेक्टर कांस्टेंट क्रिएट करना है, तो कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करेंगे, अल्फ़ाबेट के थ्रू अगर क्रिएट करें तो हमारा ए हो गया, इसको बी हो गया, स्मॉल ए हो गया, ये हो गया हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे ए और ये लिख दिए,
तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि जो हम कॉमा बना रहे हैं वो हमेशा लेफ्ट पॉइंट करना चाहिए, लेफ्ट की तरफ इंडिकेट करता रहना चाहिए। अब बात करें सिंगल डिजिट की, अगर इसका हम कैरेक्टर कांस्टेंट 2 हो गया, इस तरीके से हम कोई भी डिजिट लेके 0 हो गया, इसको कैरेक्टर कांस्टेंट बना सकते हैं। स्पेशल सिंबल की बात करें तो स्पेशल सिंबल में @ हो गया, हैश हो गया, इस तरीके से लेके हम स्पेशल सिंबल से भी कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो बताया है। अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब फिर आता है वेरिएबल नेम कैसे क्रिएट करते हैं हम। कांस्टेंट की बात कर ली हमने, कांस्टेंट के बाद आता है वेरिएबल क्या होता है। अब पहले एक बात कर लेते हैं। कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है, इसी को अगर वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल की वैल्यू डिपेंड करती है कि उसमें क्या हम रख रहे हैं। जैसे x हो गया, और x की मान लीजिए x को हम 1 के इक्वल भी मान सकते हैं, x को हम 2 के इक्वल मान सकते हैं। तो ये वेरिएबल हो गया, वेरी कर रहा है कि इसको हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो उस वैल्यू के हिसाब से चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा हुआ है प्रोग्राम x = a + b लिख दिया है। अब हम क्या करें, इसको हम देख रहे हैं, हमने a की वैल्यू एक बार 2 ली और b की वैल्यू भी 2 ली, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x = 2 + 2, तो x की वैल्यू 4 हो गई। अब मान लीजिए हम a की वैल्यू चेंज करके 2 की जगह हम 3 ले लिए और फिर यहाँ पे 2 की जगह हम 4 ले लिए। तो हम जब फिर दोबारा x कैलकुलेट करेंगे तो x = कितना हो जाएगा, 3 + 4, ये कितना हो जाएगा, हमारे x की वैल्यू 7 हो गई। तो x देखिए a और b की वैल्यू के साथ जो है वेरी कर रहा है, a और b की वैल्यू जो मिल रही है, चेंज हो रही है, उस हिसाब से हमारा x भी चेंज हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। अब कांस्टेंट क्या हो गया, कांस्टेंट जैसे मान लीजिए हमने 3 ले लिया, ये 3 हो गया नंबर, या 2 हो गया, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये कांस्टेंट ही रहेगा। 3 जो है उसमें कोई हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो सेम रहेगा हमारा कांस्टेंट। वेरिएबल भी चेंज हो रहा है लेकिन हम इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, 3 में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हम 3 को एकदम से ही हटा के यहाँ पे हम कोई दूसरा नंबर ला दें, लेकिन हम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। वो हमारा कांस्टेंट क्या है, हमेशा रूल्स की बात करेंगे। वेरिएबल्स बनाने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, तो दिया हुआ है कि अल्फ़ाबेट्स के कम्बिनेशन से बन सकता है, डिजिट्स के या फिर अंडरस्कोर के कम्बिनेशन से हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। कुछ कंपाइलर्स जो हैं इनकी लेंथ अप टू 247 कैरेक्टर की लेंथ तक अलाउ करते हैं, जबकि इतने लंबे लेंथ की हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे तीसरा रूल दिया हुआ है कि अननेसेसरली लॉन्ग वेरिएबल नेम हमें नहीं बनाना है, हमें नेम हमेशा छोटा ही रखना है जितनी हमें ज़रूरत पड़े। फिर चौथा दिया हुआ है, जो रूल दिया हुआ है, फर्स्ट कैरेक्टर हमारा वेरिएबल का या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। नेम इस तरीके का वेरिएबल बना सकते हैं, या हो गया कॉमन इंटरेस्ट के लिए हमें वेरिएबल बनाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं CI, ये हो गया वेरिएबल। और हमें वेरिएबल बनाना हुआ, हमें एडिशन के लिए बनाना हो गया तो हम बना सकते हैं सम नाम से वेरिएबल, या ऐड नाम से वेरिएबल बना सकते हैं, या हम ऐसे बना सकते हैं अंडरस्कोर ऐड। अंडरस्कोर अलाउ है, पहला कैरेक्टर हमारा क्या होना चाहिए, या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या तो अंडरस्कोर होना चाहिए। स्पेशल सिंबल नहीं अलाउ है। अगर हम ऐसे बनाना चाहें तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हम सिंपल नेम लिख सकते हैं या फिर आगे अंडरस्कोर लगा सकते हैं। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि सी में जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो इसमें हम कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, 32 कीवर्ड्स हैं, उनका यूज हम वेरिएबल बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है कीवर्ड्स हैं, इनका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर में डिफाइंड है। जो कीवर्ड्स हैं देखिए, अभी ये 32 कीवर्ड्स हैं टोटल, इनका हमें यूज नहीं करना है। वेरिएबल बनाने के लिए हमें इनका यूज नहीं करना है। तो ये सिंपल रूल है। बाकी आगे आगे जैसे हम प्रोग्रामिंग करते जाएंगे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा कि हमें किस तरीके का वेरिएबल बनाना चाहिए, कितना लेंथ है जो रखना चाहिए। वैसे जब भी हमें वेरिएबल बनाना है मीनिंगफुल वेरिएबल ही बनाना चाहिए। जैसे एडिशन का है तो ऐड लिख दें,
नेम का है तो नेम लिख दें, कुछ अननेसेसरी जो है उसमें उनको लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब सी में कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मतलब क्या होता है, कीवर्ड्स होगा जो हमारा, कीवर्ड्स की जो मीनिंग होती है, इनका जो मतलब होता है मीनिंग, हर कीवर्ड का एक मीनिंग होता है। इनका मीनिंग पहले से कंपाइलर में, कंपाइलर के अंदर इनकी जो मीनिंग है वो प्री डिफाइंड है, पहले से ही डिफाइंड है, प्री डिफाइंड इन कंपाइलर, इनका ये मतलब होता है। सी में टोटल जो हैं 32 कीवर्ड्स होते हैं। सी में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं इन सी में। और भी कीवर्ड्स आते हैं, जैसे और जो कंपाइलर वेंडर्स बनाते हैं, कंपनी जो बना रही हैं वो अलग से कंपाइलर बनाते हैं अपना, लेकिन सी का जो बाय डिफ़ॉल्ट बात करेंगे तो टोटल सी, और हमें इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है अपने कोर्स से, और नॉलेज के लिए हमें इतने 32 कीवर्ड्स की ज़रूरत है पढ़ने की। जैसे ऑटो हो गया, ब्रेक हो गया, केस, कैरेक्टर, कंटिन्यू, डू, डिफ़ॉल्ट, कॉन्स्ट। तो आगे जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे ये सारे कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे तो वहीं भी इनका मतलब भी समझते जाएंगे, कौन सा कीवर्ड किस काम के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब फर्स्ट सी प्रोग्राम की बात करते हैं। सी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, तो अभी के लिए मान लीजिए समझा रहा हूँ अभी को। हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, int मेन, इसके अंदर हो गया printf, हेलो, getch, गेच, या इसकी जगह पे हम रिटर्न भी लिख सकते हैं, रिटर्न 0, सॉरी यहाँ पे स्मॉल आर रहेगा, स्मॉल आर, रिटर्न 0। अब बात करते हैं, अभी समझने के लिए हम बस इतना पार्ट ही समझेंगे। प्रिंटफ क्या करता है। प्रिंटफ एक क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसका मतलब कंपाइलर में पहले से डिफाइंड है। या ये क्या करता है, इसका फॉर्मेट ये होता है प्रिंटफ का, प्रिंटफ इसके अंदर जो भी हम चीज़ लिखेंगे वो क्या करेगा, आउटपुट में हमारा आउटपुट स्क्रीन पे उसको प्रिंट कर देगा। जैसे हमने इसमें हेलो लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा ये हेलो, सिंपल। और इंक्लूड करते हैं, ये स्टैंडर्ड है, इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, ये भी हेडर फाइल है। ये इन सारी चीज़ों का मतलब आगे हम समझेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप कहीं रहने गए हैं, किसी होटल में रहने गए हैं, तो आपको इनके बीच में एक रूम मिल गया है, ये आपका रूम है, तो आपको इधर से होते हुए आना है। तो अब क्या करिए कि इस रूम को इग्नोर करिए, इसको भी इग्नोर करिए, इसको भी इग्नोर करिए, सीधे आइए अपने रूम में, आप रहने आइए। आपको अभी रहने से मतलब है तो आप अभी फिर इससे मतलब रखिए। अगर बाद में आपको लंबा रुकना है तो आप रहते रहते आपको खुद ही आगे जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इसका भी मतलब मालूम चल जाएगा, इसका भी मतलब मालूम चल जाएगा, इसका मतलब भी मालूम चल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हमें इतना ही सीखना है कि अगर कुछ प्रिंट करना हुआ हमें आउटपुट स्क्रीन पे हमारे, तो उसके लिए हम हेलो का यूज़ करते हैं। जो भी हम इसके अंदर में जो भी वैल्यू देंगे, ABC लिख देंगे तो ये हमें प्रिंट करके सीधे दे देगा, ABC ही प्रिंट करेगा। तो हेल्प प्रिंट ऐप का मतलब ये होता है। बाकी ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे मैं आगे इन सब का मतलब भी आगे आपको समझाता जाऊंगा। अभी भी समझा सकता हूँ, लेकिन अभी समझाने का ये है कि फिर आपके लिए वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा अच्छे से। अब इतना समझिए कि हमें ये इतना लिखने के बाद हमें क्या है कि हमारा ये प्रिंट ऐप लगाते हैं कि इन रास्तों से होते हुए हम अपने रूम तक जाना है, तो अभी हम अपने रूम से ही मतलब रखेंगे। बाकी आज के लिए इंट्रोडक्शन क्लास था, तो इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। बाकी नेक्स्ट क्लास से आगे देखेंगे और प्रोग्राम सीखेंगे कैसे कैसे जो इसके लूप्स वगैरह हैं, बाकी चीज़ें हैं, मैं सारा आपको स्टेप वाइज एक एक करके करवाऊंगा। तो और बाकी अगर किसी के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं या आपको मेरा जो वीडियो है कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना है कंप्यूटर साइंस के, तो वो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो